मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। आपके जो है खनिज सेक्शन झारखंड के समाप्त हो चुके हैं और खनिज के बाद नंबर आता है इंडस्ट्री का। झारखंड में खनिज क्षेत्र जितना अधिक विकसित है, यानी कि जितनी संभावनाएं खनिज के क्षेत्र में हैं उतनी ही अधिक संभावनाएं जो हैं इंडस्ट्री के भी क्षेत्र में हैं। लेकिन खनन का क्षेत्र तो अच्छा खासा विकसित हो गया है झारखंड में, लेकिन इंडस्ट्रियल क्षेत्र में जो आपका अभी भी माना जाता है कि झारखंड खनिज से समृद्ध होते हुए भी उद्योग के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, क्योंकि झारखंड की यह प्रवृत्ति रही है खनिज उत्पादन की कि मैक्सिमम जो है आपका निर्यात कर दिया जाता है विदेशों में, अथवा देश के अंदर ही अन्य राज्यों में भेज दिया जाता है कच्चे माल को, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ये सब प्राथमिक उत्पाद में शामिल होते हैं ज्योग्राफिकल दृष्टि से। क्योंकि प्रोसेसिंग तो हुआ नहीं तो आपको उच्च कीमत नहीं मिलेगा। इस कारण झारखंड को बहुत ज़्यादा राजस्व का जितना प्राप्त होना चाहिए था इंडस्ट्री होने से प्राप्त होता, वो खनिज से प्राप्त नहीं हो पाता। तो जो इंडस्ट्री को हम लोग पढ़ेंगे वो 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे लौह इस्पात और सीमेंट इंडस्ट्री, क्योंकि यह मुख्य परीक्षा में स्पेशली मेंशन किया हुआ है आपके सिलेबस में, तो उसको पढ़ लेंगे। सेकेंड पार्ट में अन्य खनिज को पढ़ लेंगे दूसरे वीडियो में, और तीसरे वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के औद्योगिक प्रदेश। अगर इधर इंडस्ट्री वाले को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो औद्योगिक प्रदेश में कुछ बचता नहीं है, केवल रिपीटेशन होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो लौह इस्पात उद्योग का अगर बात किया जाए तो इसको समझ लीजिए। यहाँ पर ये भवनाथपुर है, गढ़वा का क्षेत्र है, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ये झरिया और रानीगंज है, ठीक है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है, और साथ ही यहाँ कोकिंग कोयला भी मिलता है इस क्षेत्र में। ठीक है, और झारखंड का मैक्सिमम कोकिंग कोयला का कंसंट्रेशन 97% के आसपास, पूरे भारत का 97% कोकिंग कोयला जो है आपका झारखंड में ही प्राप्त होता है। और ये जो है आपका बोकारो स्टील प्लांट है, और यहाँ पर जमशेदपुर स्टील प्लांट है। ठीक है, और ये स्वर्ण रेखा नदी के कोस्ट पर ये बसा हुआ है, इसी जगह खरकाई नदी आकर के मिलती है, और ये बोकारो जो है दामोदर नदी घाटी में बसा हुआ है। ठीक है, तो ये 2 आपके प्लांट होंगे। अब दोनों के जियोग्राफिकल कंडीशन को दिखाने वाला है ये, ठीक है, और कुछ नहीं है। देखिए, गुरु महसानी से लोहा किसको मिलता है? जमशेदपुर को। ठीक है, उसके अलावा नोआमुंडी से भी जमशेदपुर को मिलता है, और किरीबुरु से जो है आपको बोकारो को लोहा इसको मिलता है। सुंदरगढ़, ठीक है, यहाँ से भी आपका जो है यह है सुंदरगढ़ से जो आपका है चूना पत्थर, डोलोमाइट, फायर क्ले वगैरह जमशेदपुर को प्राप्त होता है। अगर बोकारो की बात की जाए तो इससे चूना पत्थर और डोलोमाइट जो प्राप्त हो जाता है भवनाथपुर गढ़वा से। ठीक है, कोलकाता यहाँ पर है, ठीक है, इसी जगह लगभग कोलकाता है। तो कोलकाता यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है और जमशेदपुर से 250 किलोमीटर दूर है। तो कोलकाता जैसा बाजार जो है इसके लिए, दोनों इंडस्ट्री के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। क्लियर, इसके कारण भी दोनों इंडस्ट्री डेवलप हुआ है। रहा बात आपका विदेशों में अगर निर्यात की बात होती है तो कोलकाता प्लस हल्दिया, यहाँ पर 2 पोर्ट है। एक उड़ीसा में आपका पोर्ट हो गया पारादीप, उसके अलावा रेल लाइन से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है जमशेदपुर और बोकारो पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों से। और श्रमिक की अगर बात की जाए तो सस्ते श्रमिक यहाँ पर हैं, क्योंकि इधर बिहार है, इधर बंगाल है, नीचे उड़ीसा है, खुद झारखंड है। ठीक है, जहाँ पर बेरोजगारी का दर काफ़ी अधिक है और अकुशल श्रमिक तो काफ़ी मात्रा में मिल जाते हैं, क्योंकि जनसंख्या घनत्व अत्यधिक है और सभी को रोजगार की तलाश रहती है। ठीक है, तो सस्ता श्रम भी यहाँ पर उपलब्ध है। और आपका दामोदर बोकारो को है डीवीसी से मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट है, उसमें भी आपका समस्या नहीं है। तो वाटर के लिए भी समस्या नहीं है, एनर्जी के लिए भी समस्या नहीं है। और जो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि 2 टाइप के जो आपके इंडस्ट्री होते हैं, ठीक है, एक बाजार आधारित और दूसरा कच्चा माल आधारित। तो लोहा इस्पात जो है या सीमेंट इंडस्ट्री भी, ये सारा जो है आपका कच्चा माल आधारित है, तो जिसके कारण ये कच्चा माल के क्षेत्र में डेवलप हुए हैं। ठीक है,
और बोकारो का आपका डेवलपमेंट बाद में हुआ, पहले ये 1907 में बन गया था। अब जमशेदपुर को जो कोयला का ज़रूरत पड़ता है यहीं से पूरा होता है, झरिया क्षेत्र से। तो कोयला लाने के लिए जब ट्रेन जाती थी मालगाड़ी यहाँ, ठीक है, तो कोयला लाने के लिए जब जाती थी तो खाली जाती थी और आते समय कोयला भर के लाता था। या राउरकेला यहाँ पर है आपका सुंदरगढ़ जिला में, इसके लिए भी आपका कोयला यहीं से आता है और कुछ छत्तीसगढ़ से आता है। तो इसका भी इधर मालगाड़ी जो है खाली निकलता था, ठीक है, और आते समय फिर कोयला भर के आता था। तब यही प्लान किया गया कि जो मालगाड़ी खाली जाता है जमशेदपुर और राउरकेला से, क्यों ना उसमें जो है लौह अयस्क भर करके ले जाया जाए। और इसके लिए ज़रूरी था कि वहाँ पर एक स्टील प्लांट की स्थापना। इसलिए 1964 में स्टील प्लांट की स्थापना पर सहमति बनी, शुरू हुआ और 1972 से प्रोडक्शन शुरू हुआ बोकारो प्लांट से। क्लियर हो गया बोकारो में क्यों स्थापित हुआ था। जहाँ तक सीमेंट की बात है तो सीमेंट के लिए जो है चूना पत्थर और कोयला दो प्रमुख जो है आपका कच्चा माल होता है। उसके अलावा कुछ मात्रा में बॉक्साइट चाहिए तो बॉक्साइट यहाँ से मिल जाएगा पाट प्रदेश से, गुमला लोहरदगा से। जिप्सम चाहिए वो राजस्थान से मिल जाएगा, ठीक है, थोड़ा मंगाना पड़ेगा राजस्थान से। बाकी तो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध है। चूना पत्थर यहाँ पर भारी मात्रा में उपलब्ध है गढ़वा क्षेत्र में, ठीक है। इसके अलावा सर्वेक्षण अगर अलग अलग क्षेत्रों में होता है तो वहाँ भी चूना पत्थर आपका उपलब्ध है, ठीक है। तो सीमेंट इंडस्ट्री की भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। वर्तमान में आपका जो है झींगपानी में है, जमशेदपुर में है, सिंदरी में है, खलारी में है। ये सब कुछ महत्वपूर्ण सीमेंट इंडस्ट्री के क्षेत्र हैं झारखंड के, ठीक है। और कंडीशंस वही हैं आपके, सस्ता श्रमिक हो गए या फिर आपका यातायात की व्यवस्था हो गया, आसपास का सघन जनसंख्या में जो है आपको सीमेंट की अत्यधिक मांग होती है। तो पॉजिटिव कंडीशन है, भविष्य में मांग बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं और कच्चा माल झारखंड में उपलब्ध है। इसलिए सीमेंट इंडस्ट्री के भी विकास की पूरी संभावनाएं हैं। तो चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो या आयरन इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री हो, इन दोनों पर जो है सरकार को ध्यान देना होगा। एक चीज़ विशेष रूप से याद रखिएगा, बोकारो जो है आपका सोवियत संघ उस समय का, अभी रूस कहा जाता है, उस समय यूएसएसआर था, ठीक है, सोवियत संघ की सहायता से निर्मित हुआ था। तो इतना ही जानना है, ठीक है। और कुछ प्रश्न बार बार आते हैं नोट्स से रिलेटेड, तो नोट्स अभी नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। क्लासेस कीजिए, मैं सारा कुछ यूट्यूब चैनल पर ही डाल रहा हूँ, टेंशन लेने की बात नहीं है। थोड़ा सा उतारना होगा, जब नोट्स देने की स्थिति में रहूँगा तो निश्चित रूप से आपको चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न जो उठ रहा है, ठीक है, कि जेपीएससी फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह होगा या नहीं, तो निश्चित रूप से होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जेपीएससी पेपर 2 में चूँकि 200 क्वेश्चन में 110 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, इसलिए इसको पहले समाप्त कर देना उचित होगा, क्योंकि अभी ज्योग्राफी का सेक्शन चल रहा है जहाँ से 30 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, यानी 60 मार्क्स के। ये समाप्त हो जाएंगे अगले 2-3 क्लास में। उसके बाद झारखंड की नीतियाँ और योजनाओं को फिनिश करा दिया जाएगा। उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में क्या हो सकता है देखा जाएगा। और जेपीएससी मेंस, ठीक है, तो हमारा टारगेट है कि जुलाई के फर्स्ट वीक से शुरू कर दिया जाए, ठीक है, जेपीएससी मेंस के क्लासेस को, प्रारंभिक परीक्षा को समाप्त करके उसमें क्या योजना होगा, किस तरीके से होगा, वो उस समय देखा जाएगा, ठीक है। फिलहाल जो है आप लोग प्रारंभिक परीक्षा पे कंसंट्रेट रहिए, क्योंकि रिजल्ट जो है बहुत कम आएंगे, ठीक है। थोड़ी सी भी गलती जो है आपको मुख्य परीक्षा से वंचित कर सकती है। इसलिए प्रारंभिक परीक्षा में समय मिला है तो किसी भी हाल में रिजल्ट नहीं रुकना चाहिए, और सारे लोग यही चीज़ सोच रहे हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ा भी आप गलती करेंगे 2-2 1-1 नंबर से फैसला होगा। क्वेश्चन पिछली बार जैसा देखा गया था काफ़ी टफ रहा था प्रारंभिक परीक्षा का क्वेश्चन, है ना। इसलिए क्वेश्चन तो टफ रहेंगे, इसलिए पढ़ाई भी प्रारंभिक परीक्षा के लिए ज़बरदस्त होना चाहिए। और ये कभी मत सोचिए, ठीक है, कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी जो है बाधित हो रही है। कुछ बाधित नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं जिस तरीके से खास करके पढ़ा रहा हूँ यह मुख्य परीक्षा में हेल्प ही करेगा, ठीक है। एक तो ये आपका हुआ कि इनडायरेक्ट रूप से हेल्प करेगा,
डायरेक्ट रूप से इस रूप में हेल्प करेगा कि 80 क्वेश्चन वहाँ भी तो ऑब्जेक्टिव आने हैं, है ना। अगर आपका कंप्लीट स्टडी रहेगा तो 80 क्वेश्चन मीन्स 160 मार्क्स रिजल्ट निर्धारक बन जाएगा। एकदम सारा सही कीजिए, 70-75 सही कर लीजिए, सीधे सीधे नंबर ले आइए, वहाँ तो कोई काटने वाला है नहीं नंबर, ठीक है। इसलिए प्रारंभिक परीक्षा का ज़बरदस्त तरीका से तैयारी कीजिए, दुविधा डायलेमा से एकदम दूर रहिए। प्रारंभिक परीक्षा का ज़बरदस्त तरीका से तैयारी कीजिए जब तक कि आपको 101% कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता है। क्लियर। और जो भी टेस्ट लिया जा रहा है निश्चित रूप से उसमें अटेम्प्ट कीजिए और अच्छी तरह से ईमानदारी से दीजिए। ये काफ़ी फ्रूटफुल होंगे आपके प्री और मेंस के एग्ज़ाम्स के लिए। और जैसे CGL वाले जो भी फॉर्म भरे हैं कैंडिडेट्स, ठीक है, उनको निराश होने की नहीं ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आते ही सारा रास्ता जो है JSSC का क्लियर हो जाएगा, फिर समय नहीं मिलेगा, है ना। आज समय है, आज लग रहा होगा कि अंधेरा है। JPSC के लिए भी यही अंधेरा लग रहा था पिछला साल तक, जब तक वैकेंसी नहीं आया था। किसी को पता भी नहीं था कि वैकेंसी इतना जल्दी आ जाएगा, अचानक आया, डेट भी आ गया, सब अकबक आ गए, है ना। इसलिए JSSC CGL वाले कैंडिडेट से सब गलती मत कीजिए, ठीक है। इतना सीट झारखंड में अगला 30-40 साल तक तो नहीं आएगा, 1500 सीट, है ना। इसलिए भगवान एक गोल्डन चांस दिया है, आप तैयार रहिए ना। उसमें आपको JSSC और सरकार थोड़ी रोक रही है कि आप तैयारी मत कीजिए। आप अपना तैयारी करके फिर ये सब कीजिए, वेट कीजिए, ठीक है। लेकिन बिना तैयारी किए कब आएगा नहीं आएगा इस समय उलझ करके कोई फ़ायदा नहीं है। तैयारी आगे कर लीजिए, अब उसके बाद जो एग्ज़ाम देना है वो भी दीजिए, उसके लिए भी कोई थोड़ी रोक रहा है, ठीक है। क्योंकि JSSC CGL का सिलेबस भी कोई मजाक नहीं है, वहाँ पर भी सीरियसली आपको लेना ही होगा। चलिए अब आप लोग जो है क्लास कीजिए इंडस्ट्री का, और आज जो है टेस्ट भी होगा आपका 20 क्वेश्चन का। झारखंड सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो झारखंड का इतिहास चल रहा है उसका टेस्ट होगा। और झारखंड का भूगोल जैसे ही समाप्त होता है ना, जो इंडस्ट्रियल बेल्ट और इंडस्ट्री जो बचा हुआ है रेस्ट, उसके बाद झारखंड के भूगोल का भी टेस्ट हो जाएगा एक साथ। तो झारखंड का इतिहास चल ही रहा है, झारखंड का भूगोल का टेस्ट हो जाएगा। तो इधर झारखंड का भूगोल और इतिहास जो है आपके टेस्ट फिनिश हो जाएंगे, जिससे एक जो है आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं JPSC और JSSC CGL में, ठीक है। क्लास कीजिए और जो भी नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि कुमार, फिर से स्वागत है आपका रेनेशा IAS में। चलिए आधारभूत जानकारी मैंने दे दी है वीडियो के माध्यम से, आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ ही गया होगा। और बहुत ज़्यादा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा जाएगा, ठीक है। झारखंड में लौह इस्पात उद्योग और सीमेंट उद्योग पर आज जो है क्लास लिया जाएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। किसी भी देश या राज्य या क्षेत्र के आर्थिक विकास का आधार उस क्षेत्र के आधारभूत उद्योग होते हैं, यानी कि कोर इंडस्ट्री। और आधारभूत उद्योगों में से लोहा और इस्पात उद्योग का सबसे प्रमुख स्थान है। झारखंड में लोहा इस्पात उद्योग का संतोषजनक विकास हुआ है, हालांकि और अधिक संभावनाएं हैं, यानी कि जितनी संभावनाएं हैं उतना विकास नहीं हो पाया अभी तक। झारखंड में लोहा और इस्पात उद्योग के विकास के लिए सभी अनुकूल भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध हैं। लोहा और इस्पात उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसमें 1 टन इस्पात के उत्पादन की जरूरत हो तो औसत रूप से 4 टन कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, अगर 1 टन आपको इस्पात उत्पादन करने का आपने लक्ष्य रखा है तो टोटल जितना भी आपका कच्चा माल होता है, जैसे कोयला हुआ, लोहा हुआ, जिप्सम हुआ, ठीक है, वो सब मिला जुला, या मैग्नीज हुआ, मिला जुला करके आपका 4 टन चाहिए, यानी कि 4 गुना। और 100 टन अगर इस्पात उत्पादन करना है तो 400 टन चाहिए। देखिए, आप इससे अलग अलग समझ सकते हैं इस प्रकार से। 1 टन इस्पात उत्पादन के लिए कच्चे माल की मात्रा क्या क्या होनी चाहिए। तो पहला तो लौह अयस्क होना चाहिए, 1.7 टन होना चाहिए। कोकिंग कोल चाहिए, जो झरिया वगैरह में मिलता है, रानीगंज झरिया में 1.35 टन चाहिए, ठीक, जो है आपका उससे थोड़ा सा कम चाहिए। और चूना पत्थर का भी ज़रूरत पड़ता है 0.5 टन। और अन्य कच्चे पदार्थ जैसे फायर क्ले वगैरह हुआ, ठीक है, जिप्सम वगैरह हुआ, तो 0.21 टन की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार लगभग 4 टन के आसपास ये सारे कच्चे माल मिलाकर ज़रूरत पड़ते हैं 1 टन के उत्पादन के लिए। थोड़ा सा उद्योगों के प्रकार में आप समझ लीजिए,
बाकी तो आपको जब भारतीय भूगोल पढ़ाया जाएगा उस समय समझिएगा, ठीक है। तो उद्योग जो एक होते हैं कच्चे माल पर आधारित उद्योग होते हैं। ऐसे उद्योग जो है कच्चे माल के स्रोत के आसपास जो है आपके स्थापित करना उचित होता है, क्योंकि इसी में लाभ ज़्यादा हो सकता है। बाजार आधारित उद्योग जैसे आपका डेयरी या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो होते हैं वे बाजार के आसपास होते हैं, क्योंकि वो कच्चे माल आधारित नहीं होते, बाजार आधारित होते हैं। चलिए आगे देख। चलिए आपने समझ लिया कि बाजार आधारित और कच्चे माल आधारित। अगर लोहा इस्पात उद्योग की बात की जाए तो निश्चित रूप से कच्चे माल आधारित उद्योग है, और जितने भी कच्चे माल की चर्चा अभी की गई है कि लोहा उद्योग के लिए कौन कौन से कच्चे माल चाहिए, वो सभी कच्चे माल जो हैं झारखंड में पर्याप्त रूप से मिलते हैं। यही कारण है कि झारखंड में लौह और इस्पात उद्योग के विकास की अत्यधिक संभावना है। अगर वर्तमान स्थिति देखा जाए तो झारखंड में दो प्रमुख लौह इस्पात उद्योग हैं। एक टाटा आयरन इंडस्ट्रियल कंपनी टिस्को, यह निजी क्षेत्र का उद्योग है। दूसरा जो है बोकारो इस्पात संयंत्र, ठीक है, ये सेल के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उद्योग हैं। चलिए पहले टिस्को के बारे में जान लेते हैं। टिस्को की स्थापना जेआरडी टाटा के द्वारा 26 अगस्त 1907 को की गई थी। इस कंपनी से उत्पादन का कार्य 1911 से शुरू हुआ, और 1911 में पिग आयरन का उत्पादन शुरू हुआ, और 1912 से ही स्टील का उत्पादन शुरू हुआ। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के लिए क्या क्या अनुकूल दशाएं हैं, पहले उसे समझ लीजिए। इस मैप को मैंने समझा दिया है। इसमें देखिए क्या क्या दिखाया गया है। बोकारो और जमशेदपुर दोनों को पास JSR जहाँ लिखा हुआ है वो जमशेदपुर है, ठीक है। और इसके अलावा कोयला क्षेत्र जहाँ से बोकारो जमशेदपुर को कोयला प्राप्त होता है वह है झरिया और रानीगंज। उसी तरीके से सुंदरगढ़ से जमशेदपुर को फायर क्ले, डोलोमाइट, चूना पत्थर इत्यादि प्राप्त होते हैं। किरीबुरू और गुरु महसानी जो मयूरभंज जिला में है, गुरु महसानी, वहाँ से जमशेदपुर को आयरन ओर्स प्राप्त होते हैं, लौह अयस्क प्राप्त होते हैं। नोआमुंडी और गुरु महसानी से। किरीबुरू से जो है बोकारो को जाता है, क्लियर। और बोकारो ऐसे बाहर से भी मंगाता है कुछ, छत्तीसगढ़ वगैरह से, ध्यान रखिएगा इसको, उस पर चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। इस प्रकार आप देखते हैं कि टाटा स्टील प्लांट की कितनी अच्छी स्थिति है कि 250 किलोमीटर के अर्ध परिधि माने अर्ध व्यास, ठीक है, यानी कि पूरा वृत्त भी नहीं, लगभग नीचे ही मिल जाता है और कुछ साइड में आपका कोयला मिल जाता है। तो अर्ध परिधि में कच्चे माल की प्राप्ति हो जाती है। और क्या क्या प्लस पॉइंट्स हैं। उच्च कोटि का लौह अयस्क मयूरभंज के गुरु महसानी और पश्चिम सिंहभूम के नोआमुंडी क्षेत्र से प्राप्त होता है। यह जमशेदपुर से 75 से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। कोकिंग कोयला की जहाँ तक बात है तो झरिया रानीगंज से प्राप्त हो जाता है, यह 160 से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। और उड़ीसा के केंदुआझाड़ जिले के जोड़ा माइंस से मैग्नीज प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार डोलोमाइट, चूना पत्थर, फायर क्ले इत्यादि की प्राप्ति उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले से हो जाती है, जो 150 किलोमीटर दूर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। स्वर्णरेखा और खरकाई नदियों के संगम पर जमशेदपुर है, आपको पता ही होगा। इसके कारण उद्योग को जल की आपूर्ति की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। जमशेदपुर कोलकाता और मुंबई मुख्य रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा सड़क मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड के सघन आबादी के कारण सस्ते श्रमिकों की प्राप्ति भी सुलभ है, ठीक है। कोलकाता की दूरी मात्र 250 किलोमीटर है, जो जमशेदपुर के स्टील प्लांट के लिए एक बड़ा बाजार की तरह कार्य करता है। हल्दिया, कोलकाता, पारादीप इत्यादि बंदरगाह जमशेदपुर से अधिक दूरी पर नहीं है। इसलिए विदेशों को भी अगर निर्यात करने की आवश्यकता पड़ती है तो उसमें भी जमशेदपुर के लिए सुविधा प्राप्त है। इसके अलावा जमशेदपुर के आसपास आदित्यपुर, गम्हरिया, कांडरा, सरायकेला, मानीकुई जैसे क्षेत्रों में अनेक छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना हुई है। इन सभी उद्योगों से भी जमशेदपुर के स्टील प्लांट को विकास में सहायता मिला है, क्योंकि तरह तरह के मशीनों की ज़रूरत पड़ती रहती है जिसकी आपूर्ति टिस्को के द्वारा की जाती है। मानीकुई जो है 6ठी JPSC में आ भी चुका है। यहाँ स्पंज फैक्ट्री है, कांडरा में सीसा फैक्ट्री है, सब हम लोग इंडस्ट्रियल बेल्ट में पढ़ेंगे। जमशेदपुर में केबल वायर स्लीपर्स, जो रेलवे का स्लीपर्स होता है ना, दोनों रेल के बीच में जो लंबा लंबा लगा हुआ रहता है, हाउस होल्ड गुड्स, पाइप्स, ट्रक और बस के ढांचा बनाए जाते हैं, ठीक है।
जमशेदपुर स्टील प्लांट की कैपेसिटी 34 मिलियन टन प्रति वर्ष है। मिलियन को मिलियन समझिएगा। यह सबसे बड़ा कारखाना है, यानी कि दो है ही, दोनों में सबसे बड़ा प्लांट यही है जमशेदपुर। चलिए अब दूसरे स्टील प्लांट पर हम लोग बात कर लेते हैं, बोकारो स्टील प्लांट। इसके बाद सीमेंट इंडस्ट्री पर हम लोग बात करेंगे। तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना सोवियत रूस की सहायता से की गई थी। बोकारो में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं रहने के बावजूद इस्पात का कारखाना क्यों स्थापित किया गया, ऐसे मैं समझा चुका हूँ, फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। जमशेदपुर और राउरकेला जैसे स्टील प्लांट के लिए झरिया रानीगंज क्षेत्र से जब कोयला का परिवहन मालगाड़ी के द्वारा होता था तो मालगाड़ी वापस आते समय खाली आते थे, यानी कि जब जमशेदपुर या राउरकेला से उधर जाते थे उस समय की बात हो रही है। एक तो यह रेलवे की क्षमता का दुरुपयोग था और दूसरी ओर परिवहन का अत्यधिक खर्च भी जमशेदपुर और राउरकेला के स्टील प्लांट के लिए बढ़ जाता था। इन्हीं परिस्थितियों में योजना निर्माताओं ने निर्णय लिया कि दामोदर घाटी के कोयला क्षेत्र में भी एक इस्पात संयंत्र की स्थापना कर देनी चाहिए। इसके लिए लौह अयस्क, चूना पत्थर, मैग्नीज इत्यादि का परिवहन उन खाली मालगाड़ियों के डब्बों के द्वारा किया जा सकता है जो कोयला लाने के लिए दामोदर घाटी क्षेत्र में आया करते थे। इस प्रस्ताव पर भारत सरकार की स्वीकृति मिली और 19 जनवरी 1964 को बोकारो इस्पात संयंत्र के निर्माण का कार्य शुरू हुआ और 1972 से उत्पादन शुरू हुआ। वर्तमान में बोकारो इस्पात संयंत्र सबसे सस्ता इस्पात बनाने के लिए प्रसिद्ध है। अब समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से बोकारो में क्यों स्थापित हुआ। बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए सकारात्मक परिस्थितियाँ क्या क्या हैं। ये कोयला क्षेत्र में उपस्थित होने के कारण उच्च कोटि के कोकिंग कोल की प्राप्ति झरिया और रानीगंज क्षेत्र से हो जाती। कोयला क्षेत्र में तो है ही बोकारो, ठीक है, मैंने दिखाया ना मैप में अभी कि वह झरिया रानीगंज के वेस्ट में है, करीब ही है वहीं पर। इसके अलावा जो है पश्चिम सिंहभूम के किरीबुरु क्षेत्र से हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। गढ़वा के भवनाथपुर से चूना पत्थर और डोलोमाइट की प्राप्ति हो जाती है। दामोदर नदी से जल की प्राप्ति होती है और ऊर्जा की प्राप्ति दामोदर घाटी परियोजना से हो जाती है। इसके अलावा कोलकाता जैसे बड़े शहर के समीप होने के कारण बोकारो स्टील प्लांट के लिए बाजार की समस्या भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि कोलकाता से बोकारो जो है मात्र 300 किलोमीटर दूर है। जमशेदपुर जो था 250 किलोमीटर दूर था। कोलकाता और हल्दिया जैसे बंदरगाह करीब हैं, पारादीप भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। इसी तरह बोकारो के आसपास और धनबाद के क्षेत्र में जैसे कुमार ढुबी वगैरह क्षेत्र सब है ना, वहाँ पर कई इंजीनियरिंग इकाइयाँ स्थापित हुए हैं जो बोकारो स्टील प्लांट के विकास में सहयोगी बनते हैं, क्योंकि वहाँ पर छोटे बड़े मशीनों की डिमांड होती रहती है और उसे बोकारो स्टील प्लांट पूरा करता है। चलिए बोकारो स्टील प्लांट के बारे में कुछ विशेष चीज़ समझ लीजिए। एक तो सबसे सस्ता इस्पात बनाता है, पहले बता ही चुका हूँ। इसके अलावा बोकारो स्टील प्लांट की कुल क्षमता 5.8 मिलियन टन है, इट मीन्स 58 लाख टन। यहाँ कुल 5 ब्लास्ट फर्नेस है जहाँ द्रव इस्पात बनाया जाता है, उसको ब्लास्ट फर्नेस बोलते हैं। रोल्ड प्लेट, रोल्ड सीट, पाइप, ट्यूब, मोटर गाड़ी, यानी कि जो आपका उसका जो ढांचा होता है बस ट्रक वगैरह का, अन्य जो व्हीलर वगैरह है फोर व्हीलर का, ठीक है, सिलेंडर, बैरल, ड्रम, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस इत्यादि का निर्माण किया जाता है, ठीक है। हाल ही में आपने देखा था कि बोकारो से लखनऊ तक गया था ऑक्सीजन गैस, क्लियर, मेडिकल ऑक्सीजन गैस। इसके बाद कई राज्यों को भी भेजा गया और अंततः नेपाल तक गया झारखंड का ऑक्सीजन गैस, ठीक है। और झारखंड में इस्पात उद्योग के विकास की क्या क्या संभावनाएं हैं उस पर अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। झारखंड में इस्पात उद्योग की आवश्यक जो भी कच्चे माल हैं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। पहला तो ये संभावना का आधार है, जैसे कोयला का कुल भंडार 68 बिलियन टन है, 68 बिलियन टन है। कोकिंग कोयला के मामले में झारखंड पूरे भारत में सर्वोच्च स्थान पर है। झारखंड में इसका भंडार लगभग 5 बिलियन टन है, क्लियर। कोकिंग कोयला में आपको बार बार मैं बताया हूँ कि झारखंड का झरिया रानीगंज क्षेत्र में, जामताड़ा क्षेत्र में कोकिंग कोयला अच्छा खासा मिलता है, ये भी पॉजिटिव है। दूसरा जो पॉजिटिवनेस है, अगला जो पॉजिटिवनेस है, झारखंड में कुल 2657 मिलियन टन लौह अयस्क के भंडार हैं, जिसमें 70% प्रमाणित है, ना कि रिकॉग्नाइज्ड हैं, ये पक्का है कि वो हैं ही। इसके अलावा मनोहरपुर के चिड़िया क्षेत्र में और कुछ अन्य क्षेत्रों में विशाल भंडार मिलने की संभावना है। इस प्रकार झारखंड में कम से कम तो 4-5 इस्पात संयंत्र आराम से लगाए जा सकते हैं। इस्पात
की मांग न सिर्फ झारखंड के अंदर बल्कि विदेशों में भी है। अतः इस उद्योग के विकास पर झारखंड सरकार के साथ साथ भारत सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, केवल झारखंड सरकार के यह उत्तरदायित्व नहीं है। इसमें जो जो भी बाधक तत्व हैं, जैसे पुनर्वास और विस्थापन की समस्या, उससे भी प्रभावी तरीके से सॉल्व करना होगा, तभी जनता का सहयोग मिलेगा। अब चलिए झारखंड में सीमेंट उद्योग पर चर्चा कर ली जाए। आपको जैसा कि मैंने बताया कि दो प्रकार के उद्योग होते हैं, कच्चे माल पर आधारित और दूसरा बाजार पर आधारित, और सीमेंट भी जो है कच्चे माल पर आधारित है। इसलिए चाहे पूरे देश की बात हो या झारखंड की बात हो, सीमेंट उद्योग का जो विकास हुआ है कच्चे माल के आसपास ही हुआ है। 100 टन सीमेंट के उत्पादन के लिए लगभग 200 टन कच्चे माल की आवश्यकता होती है, यानी कि 1 टन के लिए 2 टन। जैसे वहाँ 1 टन के लिए 4 टन था इस्पात इंडस्ट्री में, यहाँ पर 1 टन के लिए 2 टन। अगर 200 टन ज़रूरत आपको है कच्चा माल, तो उसमें 160 टन कोयला और 35 टन जो है चूना पत्थर, और इसके अलावा 0.4 टन जो है बॉक्साइट और 4 टन जो है जिप्सम की ज़रूरत पड़ती है। जिप्सम राजस्थान से मंगाया जाता है क्योंकि यह झारखंड में नहीं मिलता है। भारत की अगर बात की जाए तो सीमेंट उद्योग की स्थापना उन क्षेत्रों में हुई है जहां चूना पत्थर या डोलोमाइट पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं और कोयला भी मिलते हैं। ठीक है, ऐसे क्षेत्रों में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड को शामिल किया जाता है। विशेष रूप से जहाँ जहाँ विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलती हैं भारत में, ठीक है, वहाँ पर चूना पत्थर डोलोमाइट भी मिलते हैं। कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं, लेकिन विशेष रूप से विंध्यन क्षेत्र में इनका संकेंद्रण होता है। इसलिए विंध्याचल पर्वत के आसपास और विंध्यन चट्टानों के वाले क्षेत्रों के आसपास सीमेंट उद्योग जो है अत्यधिक संकेंद्रित है पूरे भारत में। झारखंड में कोयला और चूना पत्थर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, इस कारण यहाँ कई सीमेंट फैक्ट्री का विकास हुआ है। झारखंड में सीमेंट उद्योग के लिए आवश्यक दशाएं। झारखंड के पलामू और गढ़वा क्षेत्र में चूना पत्थर पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, इसके अलावा पश्चिम सिंहभूम में भी मिलते हैं। ठीक है, झारखंड में कोयला के भंडार दामोदर वैली और उत्तर कोयल नदी की घाटी और राजमहल क्षेत्र में पाए जाते हैं। जमशेदपुर बोकारो स्टील प्लांट से निकलने वाले अपशिष्ट का प्रयोग भी सीमेंट इंडस्ट्री में होता है। झारखंड में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, खुद झारखंड भी इत्यादि राज्यों के सस्ते श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं। झारखंड कोलकाता जैसे विशाल शहर के समीप है जहां सीमेंट की मांग अत्यधिक है। ऐसे तो छोटे छोटे कई सीमेंट उद्योगों की स्थापना झारखंड में हुए हैं, लेकिन अगर बड़े उद्योगों की बात की जाए तो 4 बड़े सीमेंट उद्योग केंद्र वर्तमान में झारखंड में अवस्थित हैं। अब देख लीजिए कहाँ कहाँ है। तो सिंदरी धनबाद में, झींग पानी चाईबासा में, खलारी रांची के पास, जोजोबेड़ा जमशेदपुर यानी कि पूर्वी सिंहभूम में। चलिए जोजोबेड़ा प्लांट की कहानी भी थोड़ा सा जान लीजिए। इसकी स्थापना 1993 में टाटा स्टील के द्वारा की गई थी, तो टाटा सीमेंट के नाम से बिकता था। इस प्लांट को फ्रांस की कंपनी लाफार्ज के द्वारा 1999 में खरीद लिया गया, तो यह लाफार्ज सीमेंट के नाम से बिकने लगा। बाद में 2017 में लाफार्ज सीमेंट को कौन खरीद लिया, यहाँ थोड़ा अच्छा से पढ़िएगा, थोड़ा सट गया है। लाफार्ज सीमेंट को खरीद लिया न्यू वोको विस्टास कॉर्प नामक कंपनी के द्वारा खरीद लिया। फिर से बोल देता हूँ, लाफार्ज कंपनी को न्यू वोको विस्टास कॉर्प कंपनी के द्वारा खरीद लिया गया 2017 में। झारखंड में सीमेंट से संबंधित कई प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं, छोटे बड़े प्रोजेक्ट हैं, कुछ विस्तार की भी योजनाएं हैं। डालिमा ग्रुप के द्वारा बोकारो में एक सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की प्लानिंग है। सरायकेला के हांसदा सीमेंट प्लांट का विस्तार जुपिटर सीमेंट इंडस्ट्री के द्वारा किया जाएगा। हांसदा सीमेंट प्लांट सरायकेला में है। नायक सुपर सीमेंट कंपनी के द्वारा गिरिडीह के गोदी श्री रामपुर में 15,000 टन प्रति वर्ष की क्षमता वाले एक सीमेंट प्लांट की स्थापना की जाएगी। 15,000 टन प्रति वर्ष। इसी तरह श्री विनायक सीमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा धनबाद के बदलापुर तालुका में स्थित सीमेंट प्लांट की कैपेसिटी को 50 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 350 टन प्रतिदिन करने की है। एससीसी कंपनी के द्वारा धनबाद के सिंदरी में सीमेंट प्लांट की एक नई यूनिट लगाई जाएगी। पहले से इसके यूनिट हैं और एक नई लगाई जाएंगे, और इस नई यूनिट की क्षमता 1.4 मिलियन टन होगी। सिंदरी में पुराने यूनिट की क्षमता 3 मिलियन टन है, तो इस प्रकार कुल क्षमता जो है सिंदरी की हो जाएगी 4.4 मिलियन टन पर ईयर है ये, है ना, पूरे वर्ष की क्षमता है। झारखंड में सीमेंट उद्योग की
विकास की क्या संभावना है उसको देख लीजिए। झारखंड में चूना पत्थर का कुल भंडार 340 मिलियन टन के करीब है। इसके अलावा रांची, बोकारो, हजारीबाग, पलामू, गढ़वा, पश्चिम सिंहभूम, सुमन को सिंहभूम पढ़िएगा कि कई अन्य क्षेत्रों में भी चूना पत्थर के बड़े भंडार की संभावना है। अगर पर्याप्त सर्वेक्षण किया जाए तो यहाँ पर से भी आपका उत्पादन हो सकता है। ठीक है, इसी तरह झारखंड में कोयला का कुल भंडार 67 बिलियन टन है। ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा, 68 बिलियन टन ही रख लीजिए। इसी तरह कोकिंग कोयला का लगभग 97% झारखंड में ही पाया जाता है पूरे भारत का। ठीक है, तो ये भी आपका एक संभावना है कि चूना पत्थर और कोयला है झारखंड में। इसी नंबर में आइए, सीमेंट उद्योग में बॉक्साइट का भी प्रयोग होता है। शुरू में जैसा मैंने बताया, इसके भंडार जो हैं गुमला, लोहरदगा में है। सर्वेक्षण करने पर पाठ पढ़िएगा, पाठ प्रदेश के अन्य जिलों में भी बॉक्साइट के भंडार मिलने की पूरी संभावना है। सीमेंट का उत्पादन में जिप्सम भी अल्प मात्रा में प्रयोग होता है, जिसका जो हम लोग आयात कर सकते हैं, राजस्थान से मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। 1991 के बाद से निजीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई है। सीमेंट उत्पादन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को भी अगर प्रोत्साहित किया जाए तो संभावनाएं बढ़ सकती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए कच्चा माल है, निजी क्षेत्र आकर्षित हो जाएगा अगर कुछ सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाएं। झारखंड में भविष्य में मांग वृद्धि की अत्यधिक संभावना से देखते हुए झारखंड में नए नए सीमेंट प्लांट की स्थापना पर सरकार को बल देना चाहिए। सीमेंट इंडस्ट्री जो है कई तरह की समस्याओं से जूझ रहा है झारखंड का सीमेंट इंडस्ट्री। इसके लिए ज़रूरी होगा कि नगरीय विकास की योजनाओं को तेज़ी से क्रियान्वित किया जाए, आवास निर्माण से संबंधित योजनाओं को क्रियान्वित किया जाए, कंक्रीट रोड के निर्माण को प्रोत्साहित दिया जाए। ठीक है, तो उससे भी सीमेंट की मांग बढ़ेगी। और निर्यात को भी प्रोत्साहित दिया जाए, यानी कि झारखंड में अच्छी क्वालिटी के सीमेंट बने ताकि विदेशों में भी झारखंड के सीमेंट की डिमांड बढ़े। ठीक है, ये सब आपके कुछ थे लौह इस्पात और सीमेंट इंडस्ट्री के से संबंधित। और कुछ भी नया आंकड़ा इससे मिलता है तो आप लोग ज़रूर इनपुट करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले क्लास में।